नेम इज़ महेंद्र एंड बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम लोग ये वीडियो में बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स का सीए इंटर का आरटीपी जीएसटी का ऑलरेडी 4-5 दिन पहले अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। यहाँ पे हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं ट्राई करूंगा 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर फटाफट आपको हर एक चीज समझा दूं कैसे क्या क्वेश्चन के सोल्यूशन हुए हैं। अगर आप ये देख लेते हो तो आपको अभी एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम है, अगर आप ये देख लेते हो तो आपका पूरा आरटीपी आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगा। फिर उसमें से आपको कोई ट्रिकी पॉइंट लगता है तो आप खुद एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हो। मैंने फास्ट करने के लिए क्या किया है, मैंने कुछ यहाँ पे जो नोट्स लिखने होते हैं जो साथ साथ में लिखेंगे तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रख दिए हैं ताकि मैं आपको यहाँ से गो थ्रू करा दूंगा, रिकलेक्ट करा दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या अमाउंट निकल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केस सिनेरियो के ऊपर 5 एमसीक्यू पूछे हुए हैं, इसको स्टार मार्क कर दो। मतलब टफ क्वेश्चंस होते हैं ना कुछ टाइप के, मतलब जिसमें पूरा टोटल इनकम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे टाइप का एक क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, उसके हर तरीके से मतलब टेस्ट किया गया है अपने को कि अपने को आंसर देना है। ठीक है। मिस्टर सार्थक, एज 38 ईयर्स, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है, काम करता है नोबिता प्राइवेट लिमिटेड में एज अ सीनियर मैनेजर फिनांस। ठीक है। हिज ईयरली पे स्लिप दी हुई है, पे स्लिप में यहाँ पे अर्निंग्स दिए हुए हैं, उसकी क्या इनकम है, यहाँ पे उसके डिडक्शंस क्या हो रहे हैं। बेसिक पे दिया है, डीए दिया है, एचआरए दिया है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया है, पर्सनल अलाउंस दिया है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल बोनस। ठीक है सर। यहाँ पे ये देखो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कुछ कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 114132 का, तो ये डीम रहेगा कि इसके अंदर इंक्लूड है। फिर पीटी सेक्शन 16 में प्रोफेशनल टैक्स का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इनकम टैक्स मतलब वो वाला टैक्स, मतलब बेसिकली टीडीएस है कि जो आपका डिडक्ट हो चुका है टैक्स, मतलब टीडीएस है कितना डिडक्ट हुआ है 232830 हुआ है, और नेट पे आपका कितना है 1303,848 है। ठीक है सर। एडजस्टमेंट के ऊपर आते हैं, क्या क्या लिखा है। हिज एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रोविडेंट फंड। तो ये जो ऊपर फंड का अमाउंट था कितना 114132, सेम क्या करता है एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय के लिए, वो जो रिड्यूस होता है अमाउंट उसकी बात हो रही है। मतलब बाद में कितना ऐड होगा, नेट 12% वाला रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड यहाँ अज्यूम किया है, वो अपने को पता है। फिर डीएनएस अलाउंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जो डीए वाला पार्ट है वो डीए इन टर्म है, इसका मतलब ये है डीए कहाँ का है, इन टर्म का है, मतलब ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा। तो जहां जहां पे कैलकुलेशन आता है, जैसे आपका ये आरपीएफ के टाइम पे 12% वाला आएगा कैलकुलेशन, उसमें आपको क्या देखना है 12% किसका लेना है, सैलरी का लेना है बेसिक पे, प्लस डीए इन टर्म प्लस टर्नओवर कमीशन, वो तो कहीं दिया नहीं है। तो बेसिक सैलरी में क्या क्या लेना है, बेसिक सैलरी दिया हुआ है, डीए इन टर्म, वो पूरा डीए यहाँ पे कंप्यूट हो जाएगा। देखेंगे सर। ही हैज इंटीमेटेड टू हिज कंपनी दैट ही वुड ऑप्ट फॉर 115 बीएससी। ये क्या कर रहा है 115 बीएससी, मतलब जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें ये ऑप्ट करना चाहता है फॉर द असेसमेंट ईयर। कॉन्सिक्वेंटली ही हैज नॉट सबमिटेड एनी इन्वेस्टमेंट प्रूफ टू कंपनी। तो उसके लिए उसको पता है कोई डिडक्शन तो मिलने वाला है नहीं, तो उसने कोई डिडक्शन का डिटेल भी नहीं दिया हुआ है। ही हैज पेड ₹55,212 टुवर्ड मेडिकल प्रीमियम फॉर हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के लिए उसने क्या किया है, इतने अमाउंट का मेडिकल प्रीमियम पे किया है बाय अकाउंट पे चेक। तो मिलेगा, अगर 115 बीएससी नहीं लिया है तो मिलेगा, 115 बीएससी लिया तो डिडक्शन नहीं मिलता। पर क्वेश्चन ऐसा भी एक पूछा हुआ है आगे कि अगर 115 बीएससी ना ले तो कितना डिडक्शन मिलेगा, समझ। तो ये यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे हम लोग बाद में। नेक्स्ट पॉइंट, he has purchased house of rupees 28 lakh and taken loan amount of rupees 21 लाख from HDFC। HDFC से उसने लोन लिया है 21 लाख रुपीस का, किसके लिए, अपने घर के लिए, जो कि 28 लाख का है। ईएमआई उसको जा रहा है 22,835 का। पोजीशन ऑफ हाउस रिसीव ऑन 1/4/2020। he himself is occupying this house, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है। टोटल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेड फॉर फुल ईयर, प्रिंसिपल कितना है 55,037 है, और इंटरेस्ट कितना है 218,983 है। तो प्रिंसिपल का डिडक्शन आपको 80C में मिलेगा जैसे आपको पता है, और 218,983 का आपको डिडक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ही नीचे मिल जाएगा, पर 218 का नहीं मिलेगा। मैक्सिमम एसओपी है, सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 2 लाख रुपए का लॉस आपको अलाउड होगा, मतलब डिडक्शन अलाउड होगा। फिर बात करते हैं, ही हैज 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे हैं, स्टडिंग इन सैंडलवुड इंटरनेशनल स्कूल। द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल फीस पेड फॉर एकेडमिक सीजन 2020-2021। ठीक है सर। यहाँ पे इसका क्या दिखा हुआ है, सैंडलवुड कोई तो स्कूल है जहाँ पे इसके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिलता है 80C में मिलता है। पर मैंने आपको क्या बोला था, मैक्सिमम 2 बच्चों का मिलता है, और आपको सिर्फ ट्यूशन फीस के कंपोनेंट का मिलता है और किसी कंपोनेंट का नहीं मिलता। तो यहाँ पे ट्यूशन फीस का कंपोनेंट सिर्फ ये है, सिर्फ ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। पर इसमें से भी 2 बच्चों का मिलेगा, 1 का नहीं मिलेगा। तो कॉमन सेंस लगाओ सर, किस बच्चे का नहीं लेना चाहिए डिडक्शन अपने बेनिफिट के लिए। तो जिसका कम फीस जा रहा है उसका भी मतलब, तो 30,000 को नहीं लेंगे, 37,000 और 40,000 को ले लेंगे।
फिर बात करते हैं 5,000 रुपये उसने HDFC यूलिप में, यूलिप आपका ATC में आपको डिडक्शन मिल जाएगा और वाइफ के लिए लिया है, ठीक है। ही हैज इन्वेस्टेड ₹12,500 एंड 25,000 टुवर्ड NPS टायर 1 अकाउंट एंड टायर 2 अकाउंट। टायर 2 अकाउंट का बेनिफिट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय को मिलता है ATC में, बाकी सबको ATCC-D में मिल जाएगा टायर 1 वाला, ठीक है। तो ये वाला इसको नहीं मिलेगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, नोबिता करके कोई कंपनी है जिसमें काम करता है। ही हैज डोनेटेड ₹50,000 इन PM केयर्स फंड में, उसने क्या किया है, डोनेशन किया है। ATG जहां जहां PM आएगा अनलिमिटेड, ठीक है। ही हैज इन्वेस्टेड 40,000 इन लिस्टेड इक्विटी शेयर ऑफ शक्तिमान पावर लिमिटेड ऑन 1/3/2020। 1 मार्च 2020 को उसने 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 200 रुपया पर शेयर प्राइस है, तो 40,000 डिवाइड बाय 200 कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। 200 शेयर खरीदा है 40,000 रुपए में एंड बेच रहा है 100 शेयर, 200 नहीं बेचा है, 100 शेयर ही बेचा है एट ₹350। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। कब बेचा है? 1/11/2020, मतलब उसी साल बेचा है, शॉर्ट टर्म है, ठीक है। मतलब 1 साल पूरा नहीं हुआ है ना, शॉर्ट टर्म है। STT इज पेड बोथ एट टाइम ऑफ सेल एंड परचेज, तो यहाँ पे STCG 111A आ जाएगा 15% टैक्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपने को क्या करना है, आंसर देना है। मैंने क्विक रीडिंग किया है, जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे मैं आगे आगे इन डिटेल एनालिसिस करते रहेंगे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से सुन लो, हो जाएगा। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड सैलरीज इन द हैंड ऑफ मिस्टर सार्थक फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22? सार्थक के हाथ में इनकम फ्रॉम सैलरी कितना होगा, सब इनकम नहीं, सिर्फ सैलरी का इनकम कितना होगा वो बताना है। कुछ लिखा नहीं है तो अज्यूम करेंगे उसने 115 BAC लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि उसको 115 BAC लेना है, ठीक है। तो 115 BAC लेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा, 10-14 के अलाउंस वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 115 BAC लिया है, ऐसा उसने पॉइंट नंबर 3 में बोला है। तो सबसे पहले देखो, बेसिक सैलरी तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, कोई सवाल ही नहीं है। DA टैक्सेबल होगा। HRA का डिडक्शन मिलता है, पता है अपने को डिडक्शन मिलता है, पर डिडक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या है, वो 3 पॉइंट में से लोअर आपको डिडक्शन मिलता है। पर यहाँ पे देखो कहीं पे भी क्वेश्चन में लिखा है कि इसने कोई रेंट पे किया है, अगर इसने कोई रेंट पे नहीं किया है तो इसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, बेसिकली टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ दिव्यांग एम्प्लॉय को एग्जाम्पशन मिलता है, पर यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। पर्सनल अलाउंस जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 10-14 में आपको डिडक्शन मिलता है, सही है, पर अगर आप 115 BAC लोगे तो वो भी नहीं मिलेगा। मेडिकल अलाउंस कितना है, 15,000 रुपये, ये टैक्सेबल होगा। और आपका बोनस टैक्सेबल हो जाएगा 20,000 रुपये। तो टोटल ये साइड का पूरा 16,53,210 पूरा टैक्सेबल है, करेक्ट है, 16,53,210 पूरा टैक्सेबल है। अभी इसमें ऐड होगा, क्या ऐड होगा सर, एम्प्लॉइज का कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड होगा, पर कितना होगा, ये 114,132 को आपको ले लेना है, उसमें से लेस करना है, क्या लेस करना है, 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म प्लस टर्नओवर कमीशन, तो कहीं है नहीं, तो इन दोनों का 12% आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। उसके बाद जितना बचता है आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सर क्या बोले, यहाँ पे बताता हूँ मैंने यहाँ पे इसीलिए पहले से लिख के रख दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो सैलरी कितना था, 16,53,210 जो टोटल था, लेफ्ट साइड का पूरा कॉलम, उसमें से RPF अज्यूम करना है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, क्योंकि आंसर में भी किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आपका RPF का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है, 114,232 है, 114,232 ले लिया, उसमें से 12% सैलरी अपने को लेस कर देना है। बेसिक 634,068 था, DA इन टर्म कितना था, 126,814 था, टर्नओवर कमीशन नहीं था, तो ये दोनों का टोटल का 12% अपने को 91306 जो आएगा वो लेस कर देना है। साथ साथ में आप कैलसी में करते रहो तो 22826 अपने को यहाँ पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है एज अ प्रोविडेंट फंड का अमाउंट, और ये टोटल कितना हो जाएगा ग्रॉस 16,76,036, उसमें से वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना तो PT का मिलेगा ना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो फिर आपका सैलरी का इनकम कितना होगा, 16,76,030। फॉर्मेट पे मैंने इस क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया बिकॉज ये क्या है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मेट बनाते बैठेंगे तो फॉर्मेट ही बनाते रह जाएंगे, और मेरा टारगेट सिंपल है, बहुत कम टाइम में आपको ये करवाना, बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो 16,76,036, 16,76,036, सेकेंड पॉइंट, वेदर द TDS by Nobita Private Limited on salary paid to Mr. Sarthak based on the intimation submitted by him is correct। क्या जो TDS काटा है, TDS कितना काटा है, 232,830, जो राइट साइड में लिखा था ना इनकम टैक्स, वो अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो ऊपर नीचे जाने में। इतना TDS काटा है तो अपने को ये बताना है कि ये क्या सही काटा है। TDS सैलरी का देखने के लिए अपने को क्या देखना रहता है, बहुत ही सिंपल है, जो वो आदमी का एक्चुअल टैक्स कितना आता है वो टैक्स निकाल देना होता है, करेक्ट है, उसका कितना टैक्स आने वाला है वो टैक्स निकाल दो, डिवाइड बाय 12 कर दो, वो आपका क्या होगा, TDS होगा।
होगा। पर ये केस में 115 बीएससी ले लिया है तो 115 बीएससी के हिसाब से अपने को टैक्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या किया, टोटल इनकम कितना था 16,76,036 जो कि ऊपर से आया है। सैलरी का अपने को टीडीएस निकालना है तो सैलरी का इनकम कितना है, इतना है। अभी टैक्स निकालने के लिए 115 बीएससी का टैक्स रेट क्या है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले 2.5 लाख तक नॉर्मल भी कोई टैक्स नहीं है, इसमें भी 2.5 तक कोई टैक्स नहीं। उसके बाद क्या करना है अपने को, लेफ्ट साइड में 2.5 2.5 2.5 2.5 बढ़ाते रहना है। क्या करना है, बढ़ाते रहना है। और यहाँ पे 2.5 to 5 लाख 5% नॉर्मल में भी टैक्स होता है, यहाँ पे भी 5% टैक्स है। अभी 5% बढ़ाते रहना है। 30 लाख आया, 30% आता है तो रुक जाना है। तो 2.5 लाख से 5 लाख कितना है, 5% टैक्स रेट 12,500 आएगा। 5 लाख से 7.5 लाख 10% टैक्स रेट है 25,000। यहाँ पे आप देखोगे तो 12,500 बढ़ रहा है, जगह पे 25,000 है, 37,500, 50,000, 62,500, यहाँ तक तो कॉमन है। अभी क्या 15 लाख के ऊपर जितना भी आएगा उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, 30% लगेगा। इनकम कितना था, 16,76,030 था, तो 15 लाख से 16,76,030 कितना होता है, 1 लाख 1 लाख क्या होगा, एक सेकंड, 16,76,030 माइनस 15 लाख कर ही लेता हूँ यार। 16,76,030 माइनस 15 लाख, 176,030 के ऊपर 30% लगा देंगे तो 58,180.8 आ जाएगा, करेक्ट है। तो कितना टैक्स आया टोटल, ये टैक्स का कॉलम है, टैक्स आया 240,310, उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दो 9612 आ जाएगा, इसका 4%, और टोटल कितना आ जाएगा 249,923। अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 249,920 आता है। तो इतना आपको टीडीएस काटना चाहिए था, पर आपने टीडीएस काटा कितना, 232,830 काटा, तो गलत काटा है। यस, टीडीएस 232,830 इज करेक्ट, नहीं करेक्ट नहीं है। नो, द अमाउंट, करेक्ट अमाउंट ऑफ टीडीएस इज 249,920, अपना भी वही था ना, 249,920 करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड में क्या लिखा है, 242 नहीं है, 241 नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके अपना आंसर आ जाएगा। एक बार मैं चाहिए तो मैं बाद में पॉज कर दूंगा, आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है या तो फिर रुक के आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। व्हाट वुड बी द टोटल इनकम विदाउट राउंडिंग ऑफ Mr. Ram for the AY 21-22 assume that he does not opt 115 BSc। अभी इसने क्या बोल दिया, 115 BSc भाई साहब ने ऑप्ट नहीं किया है, तो आपको बताना है कि उसका इनकम कितना होगा। और उसके नीचे चौथा क्वेश्चन बोला है कि अगर 115 BSc ऑप्ट नहीं किया तो टैक्स कितना होगा, ठीक है। दो क्वेश्चन पूछे हैं तो फटाफट इसका आंसर देते। देखो फर्क कहाँ पे आएगा, फर्क आएगा, एक तो आपका पेटी का डिडक्शन मिल जाएगा सैलरी में, 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, दूसरा 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर यहाँ पे ये जो चिल्ड्रन अलाउंस आपको मिल जाएगा 10-14 का, जो अभी नहीं मिल रहा था। फिर आपका सैलरी का तो कंप्यूटेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका हाउस प्रॉपर्टी का भी करना पड़ेगा, एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, और कैपिटल गेन का भी करना पड़ेगा, बिकॉज टोटल इनकम पूछा है, ना कि इनकम फ्रॉम सैलरी पूछा है। ऊपर सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी पूछा था, यहाँ पे टोटल इनकम पूछा है। तो देखो यार कहाँ कहाँ तक अलग है वो बता देता हूँ, कहाँ कहाँ तक सिंपल है वो तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया है, कहाँ पे अलग है वो बता देता हूँ। देखो बेसिक सेम है, 634,006 है, डीएस सेम है, एचआरए वही लिया है। ऊपर वाले केस में तो एचआरए वैसे भी नहीं मिलता था, क्योंकि अगर आप 115 बीएससी लेते हो तो आपको एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, करेक्ट है। पर यहाँ पे आपको एचआरए का बेनिफिट तो मिलेगा, पर ये रेंट पे एक्चुअल में कितना किया है कुछ पता ही नहीं है, तो अपन यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिव्यांग एम्प्लॉय को मिलता है, यहाँ पे हो जाएगा। पर्सनल अलाउंस ऐड कर देंगे। चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है 100 रुपीज, 2 चिल्ड्रन के लिए कितना पर मंथ, 100 रुपीज 2 चिल्ड्रन के लिए मिलता है, तो 100 इंटू 2 इंटू 12 हो जाएगा, 2,400 रुपये चिल्ड्रन अलाउंस लेस हो जाएगा। और टोटल चिल्ड्रन अलाउंस कितना है, 12,000 है, वो ऐड किया, उसमें से 2,400 जितना अलाउड होता है वो लेस कर दिया, ठीक है। फिर मेडिकल अलाउंस कितना है, 15,000 है, बोनस 20,000, और पीएफ कितना है वो सेम अमाउंट ऊपर से लिया है 22,826। तो यहाँ पे आपका ग्रॉस सैलरी आ गया 1673,636। यहाँ पे डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस सिर्फ इतना है, ठीक है। उसमें से अपने को लेस करना है डिडक्शन, कौन सा, एक तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन 2,400 रुपया। तो 16,21,236 आपका नेट सैलरी आ जाएगा, जो कि सैलरी टैक्सेबल होगा। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो काफी सिंपल है, 2 लाख रुपए का मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बाकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो नील रहेगा, तो 2 लाख रुपए का लॉस आपका बुक कर लेंगे। सर 2,18,000 था मैक्सिमम, एसओपी के केस में 2 लाख डिडक्शन मिलता है। फिर कैपिटल गेन की बात करें तो कैपिटल गेन आपको इसमें एक ट्रिकी चीज है वो जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे कितने शेयर खरीदे हैं उसने बताया नहीं। उसने क्या बोला है, 40,000 रुपये इन्वेस्ट किया था,
जिसका हर एक शेयर का प्राइस 200 रुपए था, तो टोटल शेयर कितने परचेस किए थे उसने 200, उसमें से बेचे कितने हैं, सिर्फ 100 शेयर बेचे, तो 100 इंटू 350 कितना होता है, 35,000 होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा, माइनस कॉस्ट कितना आएगा, 100 इंटू 200 20,000, करेक्ट, 35,000 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा, 20,000 कॉस्ट आ जाएगा, तो 15,000 रुपए क्या है आपका कैपिटल गेन है, HTCG 111A का कैपिटल गेन 15,000 रुपए। तो आपका टोटल इनकम, वो तीनों को टोटल अगर मैं कर देता हूँ सैलरी को, उसमें से हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को रिड्यूस कर देता हूँ और उसके ऊपर ये मैं कैपिटल गेन का ऐड कर देता हूँ अमाउंट, तो इतना आता है 14,36,236। उसमें से डिडक्शन मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे सर। कौन कौन से डिडक्शन मिलेंगे यहाँ पे आ जाओ, देखो एक तो पीपीएफ का मिलेगा डिडक्शन, करेक्ट है। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ही पेड 50, यहाँ पे 115 BAC ले रहा है, वो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएंगे। ही हैज पेड 55,212 टुवर्ड्स मेडिकल प्रीमियम फॉर हिज पेरेंट्स अबव 65 ईयर्स। आपको मेडिक्लेम का कितना डिडक्शन मिलेगा, जनरली 25,000 मिलता है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए और पेरेंट्स के लिए, ठीक है। पर अगर कोई सीनियर सिटीजन हो जाता है तो 50,000 मिलता है, तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन है पेरेंट्स, तो 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा ATD में। फिर है हाउस प्रॉपर्टी में, ATC में आपको ये मिलेगा 55,037 एज अ ATC में प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। फिर आपको ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिलेगा 67 कितना 77,000 का आपको मिल जाएगा, 2 चिल्ड्रन का ही मैक्सिमम मिलता है और सिर्फ ट्यूशन फीस के रिलेटेड मिलता है, तो आपको ये मिल जाएगा। फिर आपको ये वाला यूलिप वाला डिडक्शन मिल जाएगा ATC में। फिर आपको मिलेगा NPS टायर 1 का ATCCD में 12,500 का मिल जाएगा। फिर आपको 50,000 का ATG में डिडक्शन मिल जाएगा। फिर आपको PPF का एक डिडक्शन मिल जाएगा ऊपर जितना उसने कंट्रीब्यूट किया ATC में। तो देखो PPF का 114,132 का डिडक्शन मिल जाएगा। फिर चिल्ड्रन, ये यहाँ पे क्या लिखा है, एक क्वेश्चन 5 आगे पूछा हुआ है, उसमें सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे लिख दिया। PPF आपको मिल गया, चिल्ड्रन का फीस का ATC में मिल गया 877, आपका यूलिप का जो भी HDFC में किया था अमाउंट पे उसका मिल गया। फिर हाउसिंग रीपेमेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट किया था उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो मैक्सिमम पर इसका कितना मिलेगा आपको, सिर्फ 1,50,000 मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। उसमें से आप ATCCD लेस कर दो 12,500, मतलब ये तो अलग हो गया 1,50,000। ATCCD का अलग डिडक्शन मिल जाएगा, PM केयर का ATG का अलग मिल जाएगा, मेडिक्लेम मैक्सिमम 50,000 मिल जाएगा। तो टोटल डिडक्शन आपका है 11,73,736। यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये आपका टोटल डिडक्शन है। इसने क्या किया, अगर ऑप्ट नॉट फॉर 115 BAC वो तो ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा 11,73,736 क्वेश्चन नंबर 3 का। 11,73,736 ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं फास्ट जा रहा हूँ नो डाउट, पर आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि एक एक चीजें आप बैठ के सॉल्व करो, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो अगर आपने इतना भी देख लिया तो आपके आंखों से सामने से सब निकल जाएगा। कुछ आपको ट्रिकी पॉइंट लगता है वो आप खुद बैठ के सॉल्व कर लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। फिर व्हाट वुड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सार्थक फॉर AY 21-22 इफ इट डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC। 115 BAC के लिए अभी भी ऑप्ट नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहा है, तो ये इनकम के ऊपर टैक्स कितना देना है सर, इसके ऊपर सीधा निकाल दो ना, 10 लाख तक जो भी आएगा वो 112,500 और उसके ऊपर 30%। ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें एक HTCG वाला 111A वाला भी है जो स्पेशल रेट पे चार्ज होता है, उसका अमाउंट कितना था 15,000 था, तो 15,000 का 15% कितना हो जाएगा 2250, ये आपका क्या हो जाएगा HTCG का अमाउंट आ जाएगा। और नॉर्मल रेट बचा हुआ, मतलब इसमें से 11,73,740 में से 15,000 निकाल लेंगे तो 11,58,740 बचेगा, इसके ऊपर टैक्स निकालना है अप टू 10,12,000 1,12,500 और उसके ऊपर 30%, तो 47,622, तो टोटल 160,122 आ जाएगा, प्लस यहाँ का 2250, तो ये टोटल आपका टैक्स इतना आ रहा है, उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दो, ये आपका क्या आ जाएगा टोटल टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। क्या समझा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो टैक्स रेट निकालना बहुत सिंपल है, पर गलती क्या कर सकते हो आप, इसके ऊपर सीधा स्लैब लगा दोगे, इसके ऊपर स्लैब नहीं लगाना है, इसमें से 15,000 रुपए स्पेशल टैक्स रेट है जो अलग करना है, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर स्लैब लगाना है, बस बाकी आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट पॉइंट है, अज्यूमिंग फॉर द पर्पज ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन ओनली दैट नो कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय मिस्टर सार्थक एंड, मतलब सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, अज्यूम करना है जो आगे दिया है, नो कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय मिस्टर सार्थक एंड हिज एम्प्लॉयर टुवर्ड द प्रोविडेंट फंड, ना तो मिस्टर सार्थक ने कोई PF में अमाउंट जमा कराया है ना उसके एम्प्लॉयर ने कराया है। व्हाट अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज अवेलेबल टू मिस्टर सार्थक अंडर चैप्टर 6 से, कौन से अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा, तो भाई सब डिडक्शन एज इट इज मिलेंगे आपको, सिर्फ PPF का जो डिडक्शन था वो नहीं
मिलेगा। जो आपको पीपीएफ को में डिडक्शन लिया था आपने, पीपीएफ में नहीं, बेसिकली एटीसी में वो आपका आरपीएफ एसपीएफ वगैरह मिलता है ना, उसका एटीसी में जो डिडक्शन, पीपीएफ मेरे मुंह से निकल गया, तो वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके अलावा तो आपको बाकी एज इट इज डिडक्शन मिल जाएंगे। चिल्ड्रन अलाउंस चिल्ड्रन के ट्यूशन फीस का मिलेगा एटीसी में, हाउस प्रॉपर्टी का प्रिंसिपल रीपेमेंट मिलेगा, ये वाला जो यूलिप वाला मिल जाएगा। फिर मैक्सिमम इतना था, मैक्सिमम यहाँ पे नहीं देखना, यहाँ पे टोटल कितना डिडक्शन मिलेगा, तो ये सब बाकी उसको छोड़ के बाकी जो भी है वो टोटल आपको उतना डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो कि केस स्टडी के है वो पूरे होते हैं। अभी हम लोग आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर तेजस एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया परमानेंटली, इंडियन सिटीजन है, इंडिया को छोड़ के जा रहा है अपने वाइफ बच्चों के साथ, जिसका क्या है बिजनेस है, कहाँ पे, कनाडा में एक्सटेंड किया है, इसकी वजह से कनाडा जा रहा है 2015 में, ठीक है। 2015 में परमानेंटली चला गया बिजनेस के लिए, इंडियन सिटीजन, इंडिया से बाहर, ठीक है। फ्रॉम कनाडा ही इज मैनेजिंग हिज रिटेल बिजनेस ऑफ टॉयज इन इंडिया, कनाडा से इंडिया में बिजनेस संभाल रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ इंडियन बिजनेस ही विजिट इंडिया 1 सितंबर से लेकर 31 जनवरी आता है, ठीक है। हिज बिजनेस इनकम कितना है, 23.5 लाख और 18 लाख फ्रॉम कनाडा एंड इंडिया। मतलब ये कनाडा का इनकम है, ये इंडिया का इनकम है। अपने को इंडिया का इनकम चाहिए, अमेंडमेंट याद करो, अमेंडमेंट आया है रेसिडेंशियल स्टेटस में, फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के, मतलब इंडियन सोर्स की इनकम अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा है, यहाँ पे 18 लाख है, ठीक है। ही हैज नो अदर इनकम, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कुछ है नहीं। अगर मैं आऊँ यहाँ पे, सबसे पहले कौन है, नाम क्या है एसएससी का, मिस्टर तेजस है। अपने को क्या रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है और इनकम बताना है, ठीक है। इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के गया, कभी गया, 2015 में गया। इंडिया में विजिट करता है हर 1 सितंबर से लेके 31 ऑफ जैन तक। बिजनेस इनकम उसका कनाडा से 23.5 लाख है, इंडिया से 18 लाख है। मतलब कितना दिन इंडिया में रहता है वो आके, सितंबर का 30 डेज, क्योंकि ये 1 डे भी काउंट हो जाएगा सितंबर में, एक अक्टूबर का 31 डे, नवंबर का 30 डेज, जैन का, दिसंबर का 31 डे और जैन का 31 डे, ठीक है। तो इतने दिन वो इंडिया में रहा, 153 डेज वो कहाँ पे रहता है, इंडिया में आके रहता है। अमेंडमेंट क्या है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो इंडिया के बाहर है पर इंडिया के अंदर आ रहा है, कम टू इंडिया, मोर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मोर देन 120 डेज, 120 डेज से लेके 182 डेज। बेसिकली 182 होगा तो सीधा का सीधा आर एंड ओ आर बन रेजिडेंट बन जाएगा। फिर एडिशनल कंडीशन 6 का अपन देख लेंगे। और अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम होना चाहिए 15 लाख रुपए से ज्यादा, तो हम उसको क्या मान लेंगे, आर एंड एन ओ आर मान लेंगे, करेक्ट। वो एक्सेप्शन में, पहले एक्सेप्शन में जो अमेंडमेंट मैंने बताई थी वही है, ये आर एंड एन ओ आर मान लेंगे। तो ये केस में क्या होगा, आर एंड एन ओ आर हो जाएगा। इज इट ओके? क्योंकि आपका 182 डेज तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, कितना डेज कर रहा है, 153 कर रहा है। फॉरेन सोर्स का इनकम कितना है ये सब पता चल गया, तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, और इंडिया का इनकम जो है सीधी सीधी बात है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाता है। मिस्टर सगुन मेंटेन, अरे क्रेडिट कार्ड वाले फोन कर रहे। डॉक्टर सगुन मेंटेन 2 बैंक अकाउंट, 1 करंट अकाउंट विद कैनरा बैंक एंड सेविंग बैंक विद स्टेट बैंक। सेविंग बैंक ये 194N का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ आए तो अपने को समझ जाता है, TDS 194N का क्वेश्चन होता है। सेविंग बैंक को हटा दो, अपने को क्या करंट अकाउंट को देखना है। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अर विड्रॉल फ्रॉम दीज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 का कुछ डिटेल दिया हुआ है। इतना सारा अमाउंट इसने विड्रॉ किया था, विड्रॉ के ऊपर क्या लगता है, TDS लगता है, 194N के ऊपर लगता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग है तो अपने को नहीं कंसिडर करना। कैनेडा से टोटल विड्रॉ कितना किया, 1,20,20,000 किया है, मैंने इसका टोटल करके रखा है ऑलरेडी, ठीक है। शी फर्निश हर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021 1920 ऑन और बिफोर द टाइम, मतलब टाइम पे कर दिया है। हाउएवर 18-19 का और 17-18 का उसने क्या किया है, बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है। तो आपका TDS कौन सी रेट से जाएगा, ये सब चीजें पूछी हुई है। तो सिंपल सी बात है, एक अमेंडमेंट आया था इस चीज में, अगर आपको पता हो तो पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, कराया था अच्छे से। देखो 194N जो सेक्शन है उसमें अगर आप अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करते हो तो 2% के हिसाब से TDS कटता है, पता है। पर अगर एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं किया इन ऑल ऑफ 3 प्रीवियस ईयर, तो TDS जो, मतलब टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया सब 3 प्रीवियस ईयर में, तो TDS का रेट अलग हो जाएगा। अगर 20 लाख से ज्यादा भी अगर आप विड्रॉ करते हो कैश विड्रॉ, तो 2% से TDS कटेगा, और 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करोगे तो 5% से TDS कटेगा, और इन एक्सेस ऑफ
वो अमाउंट है कि जितना एक्सेस वाला पोर्शन है उसके ऊपर टीडीएस कटता है। तो ये केस में प्रीवियस ईयर 2021 है, अपने केस में असेसमेंट ईयर 21-22 है। तो प्रीवियस ईयर 19-20, 18-19, 17-18 पिछले 3 साल का देखना है। 19-20 में उसने रिटर्न टाइम पे फाइल किया था, 18-19 पे उसने रिटर्न फाइल टाइम पे किया था, और पीछे के 2 साल में टाइम नहीं किया था, टाइम पे फाइल नहीं किया था। तो मतलब सब 3 साल में क्या सर लेट फाइल किया है? नहीं। तो ये केस में अमेंडमेंट तो नहीं लगेगा, नॉर्मल ही लगेगा। मतलब अगर 1 करोड़ से ज्यादा आप विड्रॉ करोगे तो 2% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। तो ऑप्शन क्या है? टीडीएस 5% से तो नहीं कटेगा, 5% से नहीं कटेगा, टीडीएस 2% से कटेगा। कितना होगा? 20,20,000। कैसे निकलेगा? उसका 2% अगर निकाल लेंगे तो आज 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ 20,20,000 है, 1 करोड़ को निकाल दो, कितना बचेगा? 20,20,000। उसके ऊपर 2% टीडीएस कटेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 8वां क्वेश्चन है, मिस रिमझिम एज 32 ईयर्स एंड इंटीरियर डेकोरेटर हैज प्रोफेशनल रिसिप्ट ऑफ 25,60,000। 25,60,000 का प्रोफेशनल रिसिप्ट है प्रीवियस ईयर 2021 में उसका, और डिविडेंड का इनकम है 1,25,000। पहले डिविडेंड कैसे होता था? डीडीटी वगैरह, अभी कुछ नहीं, अभी सीधा आपके हाथ में क्या हो जाएगा? आपके हाथ में सीधा का सीधा टैक्सेबल हो जाएगा। पर एक आपको सेक्शन 57 में अदर सोर्स में बेसिकली आपको डिडक्शन मिलेगा एक्सपेंस का। कैसे मिलेगा मैं समझा देता हूँ। एंड 4,65,000 एज इंटरेस्ट इनकम ऑफ एफडी, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। उसने खर्चा किया है 13 लाख रुपए का प्रोफेशन के लिए और 30,000 रुपया इंटरेस्ट का ऑन लोन फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑन विच डिविडेंड मिला है। डिविडेंड के लिए उसने खर्चा किया है बेसिकली कुछ, ठीक है। व्हाट वुड बी हर टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 अज्यूमिंग दैट शी विश टू मेक मैक्सिमम टैक्स सेविंग विदाउट गेटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराना नहीं चाहती तो सिंपल सी बात है, क्या कर ले, ये इंटीरियर डेकोरेटर है, स्पेसिफिक प्रोफेशनल में आती है, तो 25,60,000 का सीधा सीधा 44 एडीए में क्या करा सकती है ये, प्रिजम्पटिव बेसिस ले सकती है और 50% टैक्स भर दो, ठीक है। तो सबसे पहले 25,60,000 का क्या कर देने का, 44 एडीए का 50%, 12,80,000 आपका इनकम आ जाएगा। सेकंड देखेंगे इसका डिविडेंड का इनकम कितना है, 1,25,000। 1,25,000 डिविडेंड पर, डिविडेंड का सर वो डिडक्शन कैसे मिलता है सेक्शन 57 का? सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले एक्चुअल खर्चा कितना किया है, 30,000 रुपये एक्चुअल खर्चा किया है वो ले लो, और दूसरा जितना डिविडेंड का अमाउंट है, जितना डिविडेंड का अमाउंट है उसका 20% ले लो। 1,25,000 का 20% कितना, 25,000। दोनों में से लोअर अमाउंट आपको क्या मिल जाएगा, इतना मैक्सिमम आप खर्चा ले सकते हो। तो 30,000 और 25,000, आप 25,000 क्या खर्चा ले लो, तो 1,25,000 माइनस 25,000 कितना बचेगा, 1 लाख रुपीज आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड का इनकम बुक कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम 25,000 आपको खर्चा मिल जाएगा। और एफडी का इनकम कितना है, 4,65,000 है, तो तीनों का टोटल करोगे तो 18,45,000 आता है, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। साथ साथ में लिखूंगा तो अननेसेसरी का वो लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने पहले से लिख के रख दिया है, और मेरा भी मतलब सब कुछ पता है, तो मैं फटाफट आपको बता सकता हूँ। 9, मिस्टर अर्पण सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग हिज टोटल इनकम। टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर्स दे के रखे हैं। सैलरी का इनकम दिया है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दिया है, पुराना हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दिया है, बिजनेस का लॉस दिया है, बैंक का इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। फिर क्या करना है अपने को, कंप्यूट करना है कितना लॉस सेट ऑफ होगा, कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, कितना इनकम टैक्सेबल होगा, बताना है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मैंने करके रखा है, बताता हूँ एक सेकंड। ये देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी आपका कितना है, 4 लाख रुपया। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का 2 लॉस है, एक तो करंट ईयर का लॉस है 2,20,000 रुपया, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 2,30,000 रुपया, ठीक है। बिजनेस का लॉस है 1 लाख रुपया, और बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है 80,000। तो सबसे पहले सैलरी के इनकम से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर दो। मैक्सिमम कितना हाउस प्रॉपर्टी का इंटरहेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं, 2 लाख कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लाख आपका एक नॉर्मल इनकम बच जाएगा। 4 लाख में से 2 लाख ये यहाँ से चला गया, तो 2 लाख आपका इनकम बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 20,000 क्या बच गया, 20,000 हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बच गया, और 2,30,000 तो जो ब्रॉड फॉरवर्ड था वो आगे वापस जाएगा। तो 2,30,000 ये लॉस और 20,000 ये लॉस, तो 2.50 लाख का लॉस आपका क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड से कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। बिजनेस का लॉस 1 लाख है, जिसको आप अदर सोर्स की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब ये 1 लाख का मैक्सिमम 80,000 इनकम है, 80,000 सेट ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका अदर सोर्सेज का इनकम नील हो जाएगा, और 20,000 का जो बच गया लॉस वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपका इनकम कितना बचा, 2 लाख है, आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2.50 लाख, और बिजनेस का लॉस 20,000। तो वो हिसाब से आपका आंसर रहेगा, टोटल इनकम 2 लाख रुपया रहेगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2,50,000 रहेगा, और बिजनेस का लॉस 20,000 रहेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। फिर मिस्टर विकास ट्रांसफर्ड 600 यूनिट ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड टू ABC प्राइवेट लिमिटेड। विकास ने क्या किया, XYZ प्राइवेट लिमिटेड का 600 अनलिस्टेड शेयर ABC प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर किया है ऑन 15/12/2020 फॉर रुपीज 3,50,000, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना है, 5,15,000 है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा, 3,50,000 आएगा कि 5,15,000 आ जाएगा, 5,15,000 आ जाएगा। सेक्शन 50C अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। द
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब लॉन्ग टर्म होने वाला है 100%, 4,25,000, तो 5.15 लाख माइनस 4.25 लाख आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा यहाँ पे सेलर के हाथ में। पर बायर के हाथ में क्या आ जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा 56 to 10 अट्रैक्ट हो जाएगा। पता है 56 to 10 करके अगर आपको कहीं से कम प्राइस में या गिफ्ट के तरीके कुछ मिलता है तो वो आपका क्या बन जाता है, टैक्सेबल बन जाता है। तो 5,15,000 माइनस 3,50,000 कितना आएगा, 1.65 लाख कुछ आएगा। मैंने करके रखा था, मतलब बेसिकली मैंने कैलकुलेशंस किए हुए। देखो सेलर के हाथ में 5,15,000 माइनस इंडेक्स को CA 50 CA में 4.25 लाख लेस हो जाएगा, क्योंकि वो अनलिस्टेड शेयर है। अगर आप देखोगे यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर है, 50 CA बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है, ठीक है। 5,15,000 माइनस 4.25 लाख 90,000 आपका क्या बन जाएगा, ये सेलर के हाथ में कैपिटल गेन आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और बायर के हाथ में ये 5,15,000 माइनस 3,50,000 क्या आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा टैक्सेबल 56 to 10 के हिसाब से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, स्टार मार्क लगाओ। इस पे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एक ध्रुव करके आदमी है जो इंडिया का नहीं है पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है पर कंट्री एक्स का सिटीजन है। इंडियन से ओरिजिन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पे बॉर्न हुए हैं, अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब इंडिया, बांग्लादेश और आपका पाकिस्तान, ठीक है। शादी करता है दीपा से जो कि इंडियन सिटीजन है, कंट्री एक्स की रिसाइडिंग है। शादी का डेट है 4 फेब को और इंडिया में पहली बार आता है 20 फेब को, ठीक है। इंडिया छोड़ के जाता है 12 अगस्त को, तो 20 फेब 2020 तो मतलब प्रीवियस ईयर है। अप्रैल मई जून जुलाई और 12 दिन अगस्त को इंडिया में रहता है। वापस इंडिया में रिटर्न आता है, इंडिया 12 अगस्त को चला गया था छोड़ के, वापस इंडिया आता है 20 ऑफ जैन को अपनी वाइफ को लेके अपने पेरेंट्स इन लॉ के साथ टाइम बिताने 30 दिन के लिए आता है, 30 डेज के दिन लिए आता है, तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये केस में सर रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाले। रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का देखो तरीका क्या था। सबसे पहले मैंने बोला था 182 डेज देखना। 182 डेज का लॉजिक क्या है, 365 डेज होते हैं, डिवाइड बाय 2 कर दो, 182.5 आ जाता है, मतलब 182 डेज है, उससे ज्यादा इंडिया में रहा तो रेजिडेंट बन जाएगा सीधा सीधा। या फिर 60 डेज रहा तो भी चलेगा, या फिर 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर रहा, मतलब ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, पिछले 4 साल में 365 दिन या पिछले साल में 60 दिन, तो भी क्या बन जाएगा सर, रेसिडेंट बन जाएगा। ये केस में 182 डेज सेटिस्फाई हो रहा है, तो सर ये कितना दिन रह रहा है इंडिया में, देखो अप्रैल का रह रहा है वो 30 डेज, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 12 दिन, कैसे वो 12 तारीख को चला गया था, जैन का 12 दिन और फेब का 18 दिन, जो कि 30 डेज लिखा हुआ है। टोटल वो इंडिया में रह रहा है 164 डेज। कितना रह रहा है इंडिया में, 164 डेज वो इंडिया में रह रहा है सर। 182 डेज है क्या, नहीं है सर। अभी हम लोग सीधा ये चेक करते हैं 4 साल में 365 दिन, या भाई गलती से भी मत करना, अगर कोई एक्सेप्शन थे, पता है दूसरा एक्सेप्शन की बात करो, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया में विजिट कर रहा है तो वो केस में सिर्फ 182 डेज देखा जाता है, ये 365 या 4 साल नहीं देखा जाता। पर उसके साथ एक अमेंडमेंट आया था सर। क्या अमेंडमेंट आया था, अगर कोई ये सेम पर्सन है जो क्या कर रहा है, जिसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, इंडियन सोर्स से इनकम मतलब अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो अपन दो चीजें और देख सकते हैं सर। क्या देखना है, अगर वो 120 दिन रहा है ये साल, मतलब 164 डेज रहा है, या पिछले 365 डेज में, अगर वो पिछले 365 डेज में पिछले 4 साल में 365 डेज रहा है, तो ये दो कंडीशन भी अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम उसको क्या मान लेंगे, रेजिडेंट, NOR एंड NOR मान लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहा है, तो देखो यहाँ पे 182 डेज तक सेटिस्फाई नहीं होता है, ये अपने को देखना ही नहीं है। यहाँ पे 15 लाख क्रॉस हो रहा है क्या इनकम, कहीं पे 15 लाख नहीं क्रॉस हो रहा, आगे देखेंगे तो सिर्फ ये इनकम उसका इंडिया में है, तो ये केस में सीधा सीधा क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, रेजिडेंट रहेगा ही नहीं, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। इतना क्लियर है सर, यस। He received the following gift from relative and friends of her wife during 1/4/2020 to 31st March 2021। ये पीरियड के अंदर उसको कुछ गिफ्ट मिले हैं, मतलब अपने प्रीवियस ईयर में वाइफ के पापा मम्मी से गिफ्ट मिला है 1,01,000 रुपए का सगुन, टैक्सेबल होगा क्या, नहीं होगा, रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है। अपनी साली से गिफ्ट मिल रहा है 11,000 रुपया, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एग्जाम नहीं मतलब 56 to 10 अट्रैक्ट नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। क्लोज फ्रेंड ऑफ वाइफ ये टैक्सेबल हो जाएगा, 2,82,000 रुपीज उसका इनकम है पूरे साल का। डिटरमाइन his residential status and compute his total income chargeable to tax along with amount payable on such income
फॉर द असेसमेंट ईयर 20, मतलब 2,82,000 रुपए पे टैक्स निकालना है, कौन सी बड़ी बात है। 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, 32,000 के ऊपर क्या 5% टैक्स लग जाएगा। कितना आएगा 32,000 का 10% होता है 3,200 डिवाइड बाई 2, 1,600 रुपया प्लस 4% सेस आपका टैक्स आ जाएगा। सिंपल है ये सर, सिंपल है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल दिया, टोटल इनकम निकाल दिया 2,82,000 और टैक्स निकाल दिया कितना आपका 1,600 प्लस 4%। सेकंड पॉइंट, विल योर आंसर विल बी चेंज इफ ही रिसीव 16 लाख रुपीज इंस्टेड ऑफ 2,82,000। ये 2,82,000 की जगह 16 लाख रुपए मिलता तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाता। फ्रॉम वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हिज वाइफ प्रीवियस ईयर 2021, और वो स्टे इन इंडिया कर रहा है पिछले 4 साल में 400 दिन। एक तो कंडीशन चेंज क्या किया, 2,82,000 2,82,000 का 16 लाख कर दिया। दूसरा चेंज किया 4 साल में 400 साल कर दिया, 400 दिन कर दिया, 4 साल में 400 दिन वो इंडिया में रहा। तो अभी देखो बहुत कुछ चेंज होने वाला है, ध्यान से देखो। अभी ये केस में क्या हो गया, 182 डेज तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, पर ये 15 लाख की जगह उससे ज्यादा 16 लाख रुपए उसका इंडियन सोर्स से इनकम बन गया। 16 लाख रुपए उसका क्या बन गया, इंडियन सोर्स से इनकम बन गया। और वो 120 दिन सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल करता है। 164 डेज है, 365 डेज सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल करता है। 400 दिन है। तो ये केस में ये आर एंड एनओआर बन गया, आर एंड एनओआर बन गया, समझ लो आर एंड एनओआर बन गया। और 16 लाख के ऊपर अपने को क्या निकालना है, अभी टैक्स निकालना है। सर कैसे निकाले सर, 115 बीएससी से निकाले कि ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन था सर। आंसर में 115 बीएससी से देखो क्या करना है, जहां पे कुछ नहीं दिया अपने को एसएससी का फायदा देखना है। अपन क्या है, एक सीए है, अपने को क्या देखना है, अपने को एसएससी का फायदा कैसे हो सकता है अपने को वो देखना है। तो जहां पे कुछ नहीं दिया है वहां पे अपने को 115 बीएससी के हिसाब से भी निकालना है और नॉर्मल के हिसाब से भी निकालना है। दोनों में से जो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा उसको दे देना है। ये क्वेश्चन में 115 बीएससी से ज्यादा बेनिफिशियल है तो अपने को वो दे देता है। अभी मैं एक एक क्वेश्चन वो टैक्स सॉल्व वगैरह नहीं कराऊंगा, अभी मैं सिर्फ वो आपको बता देता हूँ आंसर प्रेजेंट कैसे करने का, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। आप टैक्स कैलकुलेट कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो सबसे पहले मैं क्या करता था मैं वो बताता हूँ, और मैं भी अपने जो टीचर्स से उनसे गाइड लेके ही पढ़ा हूँ। वो लोग जहाँ पे सबसे बेस्ट वे से आप कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले आप आंसर में लिखोगे फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस का मतलब क्या होता है, आपके क्वेश्चन का फैक्ट क्या है, एक आदमी है जिसका शादी हुआ है, ये सब नहीं। मेन क्या है, वो इतना टाइम इंडिया में था, इतना टाइम इंडिया में नहीं था, तो टोटल इंडिया में कितना दिन था, उसका अदर देन इंडियन सोर्स से इनकम कितना होता है, अदर देन फॉरेन सोर्स से इनकम क्या है, ये सब पहले आपको लिखना है। फिर आपको एक्ट में क्या लिखा है, कानून में क्या लिखा है वो लिखना है। कानून में सर क्या लिखा है, कानून में लिखा हुआ है कि सेक्शन 6(1) का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना है। उसके बाद आपको ये दोनों को थर्ड पॉइंट में मर्ज कर देना है, मतलब ये आदमी के ऊपर 6(1) कैसे अप्लाई होगा वो बता देना है, और चौथे पॉइंट में आपको कंक्लूजन लिख देना है। तो इससे क्या फायदा होता है, एक तो शीट बड़ा हो जाता है, मतलब आंसर लिखने का तरीका बड़ा हो जाता है, उसमें हर चीज इंक्लूड हो जाती है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट फायदा क्या होता है कि अपना प्रोफेशनल लिखता है आंसर, और उसमें हर चीज मेन जो क्वेश्चन में पूछा है सब चीजें आ जाती है। तो ये तरीके से लिखते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। डिटरमाइन करो रेसिडेंशियल स्टेटस और कंप्यूट करो टैक्स इनकम ऑफ मिस्टर ध्रुव, ऐसे हेडिंग डाली है। फिर सेक्शन 6(1) पूरा लिखा है, उसमें क्या लिखा है, कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जो कि इंडिया में विजिट करने आता है प्रीवियस ईयर में, तो उसका टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब इंडियन सोर्स से इनकम अगर 15 लाख रुपया क्रॉस होता है तो उसका क्या देखना पड़ेगा, 120 दिन से ज्यादा प्लस 4 साल में 365 दिन ज्यादा, तो रेजिडेंट माना जाएगा। हाउएवर अगर 15 लाख क्रॉस नहीं होगा तो क्या देखना है, सिर्फ 182 डेज का कंडीशन देखना है और कोई कंडीशन नहीं देखना है। सिंस इन द प्रेजेंट केस 15 लाख क्रॉस नहीं हुआ है, 182 डेज भी क्रॉस नहीं हुआ है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। He would said to be resident in India only if he stayed 182 days or more, ठीक है। फिर लास्ट में हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 कितना था, यहाँ पे 134, यहाँ पे 30, तो 164 डेज था। सिंस ध्रुव कितना स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लेस देन 182 डेज, वो क्या मान लिया जाएगा, नॉन रेजिडेंट मान लिया जाएगा। उसका टैक्स कैलकुलेशन कर लो, पहला ये 56,210 में आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, और ये 2,82,000, इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे 1600 के ऊपर 4% से 1664, राउंड ऑफ कर दो 1660। कभी भी आंसर कर रहे हो ना, ये राउंड ऑफ करना मत भूलना, बिना मतलब का आधा मार्क्स कट जाएगा, बिना मतलब का आधा मार्क्स कट जाएगा, राउंड ऑफ कर देना। फिर बी पॉइंट में क्या बोला है, 16 लाख से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे अभी चेंज आ जाएगा आंसर में। करेक्ट है सर, क्या चेंज आएगा देखते हैं।
चेंज ये आएगा कि 16 लाख से ज़्यादा है, 120 डेज भी काउंट हो रहा है, 120 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या था, 4 साल में 365 भी हो रहा है क्योंकि 400 दिन है। तो ये केस में वो आर एंड एनओआर बन जाएगा क्योंकि उसका एडिशनल कंडीशन 66 का सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि वो 7 साल में 730 दिन और 10 साल में 2 साल रेजिडेंट वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया में आया। तो आर एंड एनओआर बन जाएगा। उस हिसाब से 115 बीएससी के हिसाब से कैलकुलेट किया है यहाँ पे, ठीक है। सिंस द टैक्स पेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजन इतना आ रहा है, plus 11,700 which is higher than the tax payable under 115 BAC। 115 BAC से ज्यादा नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से आया है, तो हम लोग को 115 BAC के हिसाब से जाना पड़ेगा। होप सो क्लियर है। टैक्स कैलकुलेशन वगैरह भाई सिंपल काम है, आपके पास आरटीपी है, एक बार देख लो। कोई, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अभी रॉक्स अ सिटीजन ऑफ कंट्री वाई। मिस्टर रॉक्स करके आदमी है जो कंट्री कहाँ का है, वाई कंट्री का सिटीजन है। इज आर एंड एनओआर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इन इंडिया में, बट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसके पास इंडिया कंट्री वाई में 2 हाउस प्रॉपर्टी है। वन इज यूज एज हिज रेसिडेंस, अनदर हाउस प्रॉपर्टी इज रेंटेड फॉर $18,000, फेयर रेंट उसका $20,000 है, और डॉलर का रेट क्या है, $1 का 78 रुपीज। क्या लगता है क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये आर एंड एनओआर है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है किसका ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। आर एंड एनओआर का फॉरेन में कहीं पे 2 प्रॉपर्टी है, उसका फॉरेन में उसको रेंट आ रहा है, तो इसका यहाँ पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ही टुक ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ अ फ्लैट 1/10/2020, 1 अक्टूबर 2020 में उसने कुछ पोजीशन लिया है फ्लैट का, विच इज यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन वाइल ही इज इन इंडिया। एसओपी है उसका, बेसिकली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। फ्लैट यूज किया है 3 महीने के लिए एट टाइम व्हेन ही विजिटेड इंडिया, ठीक है। उसका म्यूनिसिपल वैल्यू इतना है, फेयर रेंट इतना है, स्टैंडर्ड रेंट पर प्रॉपर्टी टैक्स है। सब क्या मतलब है? अगर आपका एसओपी रहता है तो एसओपी के केस में आपका जो नील आ जाता है, उसके बाद अपने को सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, करेक्ट है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का कुछ बात बोला, ही हैड टेकन लोन ऑफ 18 लाख एट द 9.5% फ्रॉम एचडीएफसी बैंक ऑन 1 अगस्त 2018 में लोन लिया था, और यहाँ पे आप कनेक्ट करोगे, ट्रांजेक्शन मिला है 1/10/2020, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है उसका फंड आ जाएगा। फॉर परचेजिंग दिस फ्लैट नो अमाउंट इज रीपेड टिल 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे अभी सर कैसे, यहाँ पे वो दूसरे प्रॉपर्टी का डिटेल चालू हो गया। यहाँ तक जो प्रॉपर्टी है उसका सर कैसे कैलकुलेट करे, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का देखो सिंपल सा, ऊपर वाला जो फॉरेन का है वो तो आएगा ही नहीं। पोजीशन कभी मिला, 1 अक्टूबर 2018 को मिला, ठीक है। पोजीशन यहाँ थोड़ी मिला, पोजीशन 20 में मिला, ठीक है। लोन कभी लिया था, 1 अगस्त 2018 को लिया था। तो 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का ये साल आपको मिलेगा, इंस्टॉलमेंट अलाउड होगा, और फुल पोस्ट कंस्ट्रक्शन तो आपको मिल जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट सर मिलेगा, तो 1 अगस्त 18 से लेके प्रीवियस ईयर से एक दिन पहले 31 मार्च 2020 तक आपको क्या मिल जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, 18-19 का 18 लाख रुपए का लोन है, 9.5% इंटरेस्ट है, कितना मंथ हो जाएगा, जैन अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना निकाल दो, अगस्त से लेके आपका मार्च तक 8 महीने का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, डिवाइड बाय 12, 1,14,000 हो जाएगा। 1920 का 18 लाख इंटू 9.5% ले लो, पूरे साल का मिल जाएगा 1,71,000। टोटल कितना बन जाएगा, 2,85,000 बन जाएगा, डिवाइड बाय 5 कर दो तो 57,000 आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा एज अ प्री कंस्ट्रक्शन का, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का सेम 1,71,000 यहाँ पे आ जाएगा, 1,71,000। तो टोटल आपका 2.28 लाख रुपीज का इंटरेस्ट रहेगा। आपको अलाउड कितना होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए अलाउड होगा। सिंपल सी चीज है, यस, काफी सिंपल। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो प्री कंस्ट्रक्शन ध्यान में रख लेना, 5 पिछले साल का और ये साल का तो पूरा आपको मिल जाएगा। तो 5 कहाँ से कहाँ लेना है वो आपको समझ के आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, बेंगलोर वाले की। ही ऑल्सो हैड प्रॉपर्टी इन बेंगलोर विच इज लेट आउट फॉर मंथली रेंट 40,000। द फेयर रेंट कितना है, 4,58,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 3,58,000। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर 4,58,000। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर 4,20,000। अभी ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, इसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर कर लेंगे जो कि है 40,000 इंटू 12, 4.8 लाख, 4.8 लाख और 4.2 लाख विच एवर इज हायर, कितना 4.8 लाख आपका जीएवी आ गया। अभी अपने को क्या देखना है, कोई म्यूनिसिपल टैक्स है कि नहीं है। तो म्यूनिसिपल टैक्स है यहाँ पे 5,400 जो कि पेड कर दिया गया है बाय हिम, तो 5,400 4,80,000 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा,
5400 लेस हो जाएगा, एनएवी आ जाएगा, एनएवी में से आपका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन चला जाएगा और आपका इंटरेस्ट चला जाएगा कितना, 25 लाख का आपने क्या किया था, लोन लिया था, 10% फ्रॉम वन ऑफ द फ्रेंड से लिया है जो कि वाई में रहता है, कंट्री वाई में रहता है, कि मिलेगा डिडक्शन, बिल्कुल मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेना चाहिए, कहीं से भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जीएवी 4.8 लाख कैसे आया बता दिया मैंने। 4.8 लाख में से म्यूनिसिपल टैक्स 5,400 लेस कर दो, 474,600 आ जाएगा। उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 1,42,380, उसमें से इंटरेस्ट 2,25,00,000 का 10% सिंपल कैलकुलेशन है, 2,50,000, तो 82,220 आपका क्या आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। उसके सामने सेट ऑफ कर दो 2 लाख रुपए लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 11,770। ठीक, कंप्यूट द इनकम चार्जेबल फ्रॉम, फटाफट करा रहा हूँ, मुझे पता है। देखो अगर मैं यही चीज 2-3 महीने पहले कराता तो मैं एकदम आराम से एक एक चीज कराता, पर आपके लिए अभी सबसे बेस्ट है ये। एक बार आरटीपी वगैरह देखो, कोई गारंटी नहीं आएगा ही आएगा, पर एक आधा क्वेश्चन कभी उठ के 4 पेपर होंगे, 1-2 क्वेश्चन आ गया टोटल ग्रुप में, तो क्या हो, एक बार आंख से निकला रहेगा तो बेटर रहेगा। इसके लिए फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। देखो 117780 आपका लॉस क्या हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आपको मार्क्स ज्यादा चाहिए ना टैक्स के सब्जेक्ट में, एक देखो अगर आप नॉर्मल भी एग्जाम में जाते हो और वैसे ही नॉर्मल जा रहे हो, फिर भी आपको यहाँ से ज्यादा ये सिचुएशन में मार्क्स चाहिए ना, तो एक फंडा बताता हूँ, आप जो भी चीज लिखोगे ना उसके नोट लिखते रहो। जितनी भी टाइम, मेरे को भी पता लिमिटेड रहेगा, पर आप अगर जितने ज्यादा नोट लिख पाओगे ना, वर्किंग नोट्स, तो आपको ऑटोमेटिकली उतने ज्यादा मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो जितनी भी चीजें लिख रहे हो, ऐसा मत समझो कि सामने वाले को आता है, मैं तो सिर्फ उसको बता रहा हूँ। आपको उसको बताना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको उसको समझाना है हर चीज। एक चीज, 4,80,000 कैसे आया, आपको बताना है, 40,000 इंटू 12, ऐसे करके हर एक चीज का आपको डिटेल दोगे ना, तो क्या फर्क पड़ता है कि ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कितने क्वेश्चन है टोटल भाई? क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है, ठीक है, 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट कर देते हैं। मिस्टर प्रकाश फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस प्लस कुछ टोटल कंपटीशन ऑफ इनकम के मिक्स करके क्वेश्चन बनाया है, तो देखते हैं। मिस्टर प्रकाश जो है उसने फर्निश किया है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। जो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस होता है वो सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ होता है, तो मतलब 85,000 45,000 से क्या होगा, सेट ऑफ होगा, बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एसओपी, एसओपी को बोरो करने के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी को बोरो करने के लिए इंटरेस्ट पे किया है 3,18,000, 2 लाख रुपया अलाउड होगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी 1,20,000, तो ये दोनों सेट ऑफ हो जाएंगे, 80,000 बच जाएगा लॉस, जो आगे देखेंगे। प्रिजम्पटिव इनकम है बिजनेस का 1 लाख रुपया, ठीक है। सैलरी है 5,25,000 रुपया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, भाई याद रखना एग्जाम्प्ट होता है, अच्छे से पढ़ाया था। पीपीएफ के ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है ये एग्जाम्प्ट हो जाता है। आईएफ सेक्शन 10 में आईएफओएस का इनकम एक बार शो करना पड़ता है, लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10, पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बस शो करना पड़ेगा। एलटीसीजी है 1,25,000, एसटीसीएल है 65,000, तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, 60,000 बच जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑन टैक्स सेवर एफडी 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस AY 15-16 का है, बिजनेस का लॉस है 1 लाख रुपया, और डोनेशन दिया है चैरिटेबल ट्रस्ट को, चैरिटेबल डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन 12AA एंड अप्रूव्ड 80G, मतलब 80G ये कौन सा कैटेगरी है सर, 50% लिमिटेड वाला कैटेगरी है, ठीक है सर, ATI का वो निकालते हैं ना। तो सबसे पहले देखो क्या करना होता है, अगर आपके पास थोड़ा सा ऐसा एकदम टाइम का क्रंच है तो ऐसे मत करना। अगर आपको लगे कि आप ऐसे कर सकते हो तो सबसे पहले सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के लॉस को अगर आप कर सके तो हेड वाइज बाइफरकेट कर देते हैं, तो सबसे इजी काम हो जाता है, फिर बहुत इजी हो जाता है। मैं ऐसा करता हूँ, पर अगर आपके पास टाइम का क्रंच है तो फिर मत करना। अगर टाइम बराबर मैनेज हो रहा है तो आपको ऐसे करना है। सबसे पहले आपको करना है सैलरी का, आपको देखना है सैलरी कितना था, 5,25,000, आप जो पढ़ा मैंने सब नोट डाउन कर लिया है। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है 1,20,000, एसओपी का इंटरेस्ट है 3.8 लाख, तो मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, मतलब 2 लाख रुपए लॉस है एसओपी का, और 1,20,000 क्या है आपका एलओपी का इनकम है, ठीक है सर। एक सेकंड, तो अभी साथ साथ में कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे कितना होता है, मैक्सिमम 80,000 का लॉस हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में। कैपिटल गेन हेड में एलटीसीजी 1.25 लाख है और एसटीसीएल 65,000 का लॉस है, तो आपका टोटल कितना बचता है,
60,000 का गेन हो जाएगा LTCG। IFRS की बात करें तो PPF कितना है आपका 65,000, तो ये तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इसका कोई रिलेशन नहीं है। PGBP की बात करें तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का 85,000 का लॉस है और 45,000 का गेन है, तो ये एज इट इज 45,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसका कुछ करना नहीं, इफेक्ट नहीं देना अपने को। प्रिजम्पटिव 44AD की बात करें तो 1 लाख रुपए का गेन है और दूसरा कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहा है 1 लाख का, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, 1 लाख से 1 लाख सेट ऑफ हो जाएगा। डोनेशन की बात करें 50% लिमिटेड और 80 से 60,000, ये तो बाद में आएगा, जब अपना ये एडजस्टमेंट हो जाएगा उसके बाद इसका इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले सर क्या करो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ले लो। सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैं सैलरी से कैरी फॉरवर्ड, सैलरी से सेट ऑफ करूं या फिर कैपिटल गेन से सेट ऑफ करूं। यहाँ पे 60,000 का बैलेंस है, यहाँ पे 5,25,000 का बैलेंस है, तो देखो आपको कौन सा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, टोटल इनकम जो है वो लगभग 5 लाख के आसपास ही आ रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं नीचे आपको सॉल्यूशन पे भी लेके जाना चाहूंगा, तो इसमें आपको क्या देखना होता है, बेसिकली जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा वो आपको लेना है। तो अगर LTCG का टैक्स रेट कितना होगा, LTCG का टैक्स रेट आपका 20% होगा, पर नॉर्मल अगर जाऊंगा यहाँ पे तो मैं 5% की टैक्स रेट पे या फिर 20% की टैक्स रेट पे ही रहूंगा। तो आप एक बार का भी LTCG के साथ क्या करो, इसको सेट ऑफ कर दो ताकि आपको टैक्स बेनिफिट मिल सके। यहाँ पे भी मैक्सिमम 20% ही रहेगा क्योंकि 10 लाख तक की इनकम है, और यहाँ पे तो 100% 20% होने वाला है, करेक्ट है। तो और ये स्पेशल टैक्स ऑफ रेट है, स्पेशल टैक्स रेट है, ये क्या है आपका नॉर्मल टैक्स रेट है। स्पेशल टैक्स रेट को डायरेक्टली आप टैक्स लगाते हो, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, ये 80,000 में से 60,000 इधर सेट ऑफ कर दो, तो ये जीरो हो गया, और 20,000 क्या करो यहाँ पे सेट ऑफ कर दो, तो ये 5.05 लाख हो गया, करेक्ट है सर, करेक्ट है। उसके बाद ये हाउस प्रॉपर्टी पूरा नील हो गया, कैपिटल गेन पूरा नील हो गया, IFRS तो वैसे भी एग्जाम था, PGBP जीरो है, इसके बाद अपने को डिडक्शन के इफेक्ट देने। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो सबसे पहले सैलरी 5,25,000, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 का मिल जाएगा, वो कॉमन है, ये दे दिया तो 4,75,000 आ गया। उसमें से आपको 20,000 रुपये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, कैसे 80,000 लॉस था, 60,000 हम लोगों ने कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट कर दिया, तो 20,000 यहाँ से एडजस्ट कर देंगे। फिर हाउस प्रॉपर्टी देखेंगे तो 1,20,000 रुपया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था, LOP 2 लाख रुपया, SOP का लॉस था, तो 80,000 रुपीज का क्या आ गया आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, जो कि कैपिटल गेन और इसके सामने एडजस्ट हुआ है। फिर बात करते हैं PGBP की, तो PGBP में स्पेकुलेटिव बिजनेस 45,000, वो बचा हुआ जो है वो नीचे कैरी फॉरवर्ड का जो चार्ट बनाते हैं उसमें चला जाएगा। प्रिजम्पटिव 1 लाख रुपए इनकम है और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आपका 1 लाख आ रहा है, तो 1 लाख सेट ऑफ होकर नील हो जाएगा। कैपिटल गेन्स की बात करें तो LTCG ऑन सेल ऑफ वैकेंट लैंड कितना है, 1,25,000 है, लेस HTCL कितना है 65,000। ये तो भाई कॉमन है कि लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म सेट ऑफ होता है। 60,000 आ गया, इसमें से हाउस प्रॉपर्टी एडजस्ट कर दिया 60,000, तो ये भी नील हो गया। PPF का जो इनकम है, इंटरेस्ट है, वो वैसे भी एग्जाम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10, तो ये एग्जाम्प्ट है नील। तो आपका GTI कितना आ गया, 4,55,000 आ गया। इसमें से क्या करना है, ये 60,000 ATC है तो ये लेस कर देंगे, 4,55,000 माइनस 60,000, तो 3.95 लाख आपका क्या आ जाएगा, ATI आ जाएगा 3.95 लाख। इसका कितना 10%, और उसके हिसाब से डिवाइड बाय 250% के हिसाब से आपको ATG का डिडक्शन मिल जाएगा, और 60,000 आपका वो डिडक्शन। तो ऐसे आपका क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। कैरी फॉरवर्ड कौन सा होगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस 40,000 का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, वहां पे वो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। मुझे कुछ इमरजेंसी में कहीं पे जाना पड़ रहा है अभी, तो ये अभी मैं नहीं करवा पाऊंगा, कल रिकॉर्डिंग करूंगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपको इतना सारा जो कंटेंट है वो अभी मिल जाए, तो अभी आप देख लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका अभी खत्म हो जाएगा। 2 क्वेश्चन मैं कल डाल दूंगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये अभी आपको क्या कर देना है, फटाफट खत्म कर देना है। और ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो, बस पढ़ते रहो, ज्यादा सोचना नहीं है। जितना ज्यादा सोचोगे ना कि सर बहुत कम टाइम में ज्यादा पोर्शन है, तो वो जो टाइम है वो भी उसमें चला जाएगा। सबके साथ होता है। मैंने एक रील डाला था जिसमें मैंने सिंपल सी चीज बोली थी, मेरे को SFM में 80 मार्क्स आए थे 100 में से, करेक्ट है। उस दिन भी मैं एग्जाम के टाइम जा रहा था तो मेरे को ऐसे ही लग रहा था सर बहुत कुछ बाकी बचा है। मैं खुद को ऐसा बोला था, भाई बहुत कुछ बचा हुआ है, ठीक है, वो बचा हुआ ही रहेगा। ज्यादा सोचना नहीं, कितना हो गया उसको देखोगे तो बहुत मजा आ जाएगा, सर इतना सारा मैंने पढ़ लिया है। चिल मारो, खुश रहो, पढ़ते रहो जितना ज्यादा है। 2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, मैं अभी इमीडिएटली अगर रात को कर पाया, थोड़ा लेट होगा मेरे को लग रहा है आने में, तो मैं वो टाइम पे कर दूंगा, नहीं तो मैं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग डाल दूंगा, ठीक है। चलो बाय, गॉड ब्लेस।